हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस की। और ग्लाइकोलिसिस को बहुत एनसीईआरटी से सारी लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं, ताकि एनसीईआरटी से आने वाले नीट में कोई भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग ना हो। ठीक है ना। तो ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। देखो, ग्लाइकोलिसिस पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो ग्लाइकोलिसिस है इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ग्लाइकोलिसिस को बताया था। इसमें ये बताया गया है कि जो ग्लाइको का मतलब क्या होता है, शुगर, और लिसिस का मतलब स्प्लिटिंग, यानी इसमें ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होगी, शुगर की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, यानी ब्रेकडाउन। इसमें हम लोग बात करते हैं। देखो, ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है। जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई यूज़ होता नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। जिससे क्या होता है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं या पायरुविक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन अगर हो रहा है और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर रेस्पिरेशन का सिर्फ और सिर्फ ओनली यही प्रोसेस जिससे वो एनर्जी बनाएगा। Glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell and it is present all living organism। इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये किस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और साथ ही कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास सेल है, और इस सेल के अंदर देखो यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हो रही, और यहाँ से ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शंस होती हैं। तो कुछ ऐसे स्टेप्स दिखाए गए हैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे कई सारे जो रिएक्शंस जो स्टेप्स थे वो सारे के सारे फॉलो हो रहे हैं। और ग्लूकोज से फाइनल प्रोडक्ट, हमारा की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो बन रहा है, दैट इज़ पायरुवेट, और उसके दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब ये पायरुवेट के फेट क्या है, या तो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर कर सकता है, या ये पायरुवेट इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही एनारोबिक रेस्पिरेशन को शो कर सकता है। अगर हमारे बॉडी की सेल के अंदर ऑक्सीजन है, या ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर ऑक्सीजन है, तब तो वो एरोबिक रिएक्शन शो करेंगे। क्योंकि एरोबिक रिएक्शन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, और ये जो पायरुवेट है वो इंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलती है, जहाँ पे CO2 वाटर के साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे बनती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तब उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 फेट हो सकते हैं, या तो ह्यूमन मसल के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो सकता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर मसल के अंदर क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, जिससे मसल क्रैम्प्स, फटीग होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा, ईस्ट जैसे यूनिसेलुलर फंगस के अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकता है, जिसमें अल्कोहल बनता है, एथनॉल बनता है। ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत कम, यानी यहाँ पे जो ATP बनती है वो काफ़ी कम बनती है, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। तो ये देखो, ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन वो भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। लेकिन एरोबिक रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, सेल ऑर्गेनेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं अपने चैप्टर में। देखो, ये रूट सेल है प्लांट की। रूट सेल के अंदर प्लांट में क्या होता है, सुक्रोज जो प्लांट बनाता है वो रूट सेल में आती है। अब सुक्रोज जो होता है वो 12 कार्बन का कंपाउंड है। इन्वर्टेज एंजाइम उस सुक्रोज को फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि फर्दर 6 कार्बन के कंपाउंड है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये किस में चला जाएगा, ये ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा। तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन है, उसके साथ OH लगे हुए हैं, और एल्डिहाइड ग्रुप तो आप देख ही लिए। तो यहाँ पे 10 स्टेप्स होंगे, और 10 स्टेप्स के बाद हमारे पास क्या बनता है, एक कीटो एसिड बनता है, जिसको हम पायरुविक एसिड बोलते हैं। ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि 6 कार्बन का कंपाउंड जब ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, टोटल 6 कार्बन। लेकिन जो कीटो एसिड है ये कोई शुगर नहीं है, ये एसिड है, शुगर नहीं। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब देखो, शुगर क्या होती है, शुगर वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप हो, साथ में एल्डिहाइड ग्रुप हो, और कम से कम एक एल्डिहाइड या साथ में कीटोन ग्रुप तो होना चाहिए। ठीक है ना, तब उसको हम शुगर बोलते हैं। अब देखो,
ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस यहाँ दिए हैं, यहाँ पे नेम ऑफ मॉलिक्यूल नेम दिया है, यहाँ पे एंजाइम दिए हुए और यहाँ पे कार्बन का स्ट्रक्चर दिया है, जनरली बहुत सिंपल वे में आपको बताने के लिए कितने कार्बन का कौन सा कंपाउंड है। पहला है कि ग्लूकोज जो होता है जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज से एक दूसरा कंपाउंड जो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके लिए हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि रिएक्शन कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। इसको अब ये एंजाइम क्या करता है, एटीपी से एक फॉस्फेट को चुरा लेता है। ये 6 कार्बन का देखो चेन है, इस 6 कार्बन की चेन के अंदर क्या होता है, अच्छा ये होता क्या है। अब ग्लाइकोलिसिस, हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहाँ पढ़ते हैं, ये चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब फूड का ब्रेकडाउन करके उससे क्या बनाएंगे, एनर्जी। तो उसी का एक पार्ट है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलिसिस डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्लूकोज हमने कहा कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट को ऐड करना है। फॉस्फेट कहाँ से निकालेंगे, एटीपी से। एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में और एक फॉस्फेट को निकाला और हमने 6 पोजीशन पे लगा दिया। तो 6 पोजीशन पे जब एक फॉस्फेट आ गया तो हमने कहा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ी थी और इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। मतलब हेक्सोकाइनेज ने क्या किया है, फॉस्फोराइलेशन कर दिया ग्लूकोज का। उसके बाद देखो आइसोमेराइजेशन होता है, मतलब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करा जाता है। नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होते हैं, 6 कार्बन का कंपाउंड ये भी था, 6 कार्बन का कंपाउंड ये भी है। प्रोसेस को बोलते हैं ये आइसोमेराइजेशन होगा। आइसोमेराइजेशन के लिए हमें जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, जिसने आइसोमर बना दिया, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब फ्रक्टोज जो 6 फॉस्फेट है, इसके अंदर फिर से हमें एक फॉस्फेट ऐड करना है, ठीक है ना। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी 2 जगह फॉस्फेट। पहले तो था ही था 6 पोजीशन पे, 1 पोजीशन से भी एटीपी से एक फॉस्फेट को निकाला और ऐड कर दिया। प्रोसेस यहाँ पे मतलब जो एंजाइम लगा उसका क्या नाम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज जो होते हैं वो फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसने क्या किया, एक फॉस्फेट को ऐड कर दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स क्या बन के आया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया तो यहाँ एक एंजाइम होता है साइटोप्लाज्म में, एल्डोज। एल्डोज जो होता है इसको बीच से क्या कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है इसका, जिस वजह से 3 कार्बन के 2 कंपाउंड हमारे पास आ गए। एक का नाम दिया DHAP, दूसरे का नाम G3P। क्या है ये? यह है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और यह है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये बेटा एक कीटोन होता है और ये एक एल्डिहाइड शुगर। कीटोन जो होता है, कीटोन को हम फर्दर किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से फर्दर रिएक्शन को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब देखो 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो बना ही, साथ में DHAP बना। तो दोनों जब रिएक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे रिएक्शंस एक्चुअली 2 पार्ट में स्टार्ट हो जाती है, 2, क्योंकि हमारे पास शुगर क्या है, 2 है, क्योंकि DHAP जो है वो भी फर्दर किस में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, क्योंकि 3 कार्बन के दोनों कंपाउंड हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, तो होता क्या है, ये देखो, ये ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड से ग्लिसरेट बनाता है, एल्डिहाइड से ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है ना। ये 3 कार्बन के कंपाउंड थे, इनमें क्या क्या किया गया, यहाँ भी फॉस्फेट दोनों जगह यहाँ पे एड ऑन हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास कंपाउंड क्या आया है, 1,3, देखो 3 पे तो ही हमने कहा कि 1 पे भी हम फॉस्फेट को ऐड कर दें यहाँ वाली, तो ये बन गया हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो एल्डिहाइड से बना हमारे पास ग्लिसरेट यानी एसिड, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना। उस ऑक्सीडेशन से एनफ एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से NAD+ का रिडक्शन होता है, और रिडक्शन बनने से क्या होता है, 2NADH बना। ट्यू क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बोला कि रिएक्शन यहाँ से 2 रिएक्शन चल पड़ेंगे, एक तो ग्लिसरल्डिहाइड चली रही, एक और इधर पैरेलल रिएक्शन और एक और चलने लगेगी, तो हम एक ही में दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, हम एक ही दिखा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहाँ 2NAD+ से 2NADH बनेगा और H+ आयन बनेगा। अब होता क्या है, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से
बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनने के लिए यहाँ पे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज वो क्या करता है, वो एक एक जो फॉस्फेट था उसको एडीपी को दे देता है, और 2 एडीपी यहाँ से 2 एटीपी में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। 2 एडीपी से हम 2 एटीपी फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर? तो ये बन जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये क्या है, तीन कार्बन का कंपाउंड है। ये भी क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। आगे फर्दर सब 3 कार्बन वाले हैं। फिर उसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनने के लिए हमें फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम आता है, और यहाँ से वाटर यहाँ से निकलता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट से, और हमारे पास बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल जो पायरुवेट होता है वो हाई एनर्जी कंपाउंड है, और उसको कन्वर्ट किया जाता है यानी लो एनर्जी कंपाउंड में। तो यहाँ पे होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। यहाँ का जो फॉस्फेट था वो निकाल के, दोनों फॉस्फेट निकाल के किसको दे दिया गया है, एडीपी को। यहाँ पे भी कितने एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, 2 एटीपी। तो इस कंपाउंड से फॉस्फेट उठा के इसको दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। क्वेश्चन अगर आएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में कितनी एटीपी बनती हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। बन गया हमारे पास द की कंपाउंड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस द पायरुवेट या पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOCOCOH, मतलब ये कीटो एसिड हुआ, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बने। तो 3 कार्बन का कंपाउंड बना, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बने, तो 6 हो गए हमारे पास। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे पास ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस पूछा जाए तो ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना 10 स्टेप्स का एक प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फ्रक्टोज से अगर यही काम स्टार्ट करेंगे, ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करेंगे, तो देखो हमने बनाया है ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा है। अगर हम फ्रक्टोज से बनाते तो सीधे सीधे हम फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाते, तो एक स्टेप हमारा हट जाता, एक स्टेप हमारा हट जाता। तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से मतलब ये देखो यहाँ से ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करा जाए तो हमारे पास एक स्टेप कम हो जाएगा। टोटल कितने स्टेप, 9 स्टेप बचेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रक्टोज से फ्रक्टोज फॉस्फेट बनाएंगे, 6-फॉस्फेट बनाएंगे, और यहाँ पे पायरुवेट फाइनल कंपाउंड तो पायरुवेट ही बनेगा। तो ये इसमें 9 स्टेप्स आएंगे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रक्टोज से अगर ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो रही है तो 9 स्टेप बनेंगे। 1, 3 और 10 स्टेप जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है ना? 1, 3 एंड 10 स्टेप्स जो होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ 3 स्टेप जो होते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं। यहाँ देखो एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है, एडीपी बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स। तो यहाँ देखो फर्स्ट 3 स्टेप्स आर एनर्जी कंज्यूमिंग। क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा नेट गेन ऑफ एटीपी, देखो नेट गेन ऑफ एटीपी आपको दिखा दूँ, 2 एटीपी यहाँ बने और यहाँ पे 2 एटीपी बने, टोटल 4 बने, लेकिन हमारे पास 2 एटीपी का यूज़ भी तो हुआ है, ये यूज़ भी तो हुआ है, ये भी तो देखो। तो यहाँ पे 2 यूज़ हुआ है और 4 बनी, 4 फॉर्म हुई हैं, 2 का यूज़ हो गया। नेट गेन ऑफ एटीपी ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी। लेकिन क्वेश्चन में पलट दिया जाए, कुछ एडवांस टाइप का दे दिया जाए और पूछा जाए नंबर ऑफ एटीपी इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये होता है जब ऑक्सीजन होगी हमारे पास सेल के अंदर, उस समय ये NADH ये भी चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और इससे भी एटीपी बनाया जाएगा, और एक NADH से 1 से 3 एटीपी बनेगा, लेकिन यहाँ तो 2 हैं तो यहाँ 6 एटीपी बनेगा। ठीक है ना? तो एरोबिक जब वर्ड यूज़ करेंगे तो 2 एटीपी तो बन ही रहा है नेट गेन, और साथ में NADH भी हमारे पास 2 है तो उससे 6 एटीपी, टोटल कितने होंगे हमारे पास 8 एटीपी। लेकिन नंबर ऑफ एटीपी इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन पूछा जाएगा, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस पूछा जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 एटीपी। 1 और 3 दोनों स्टेप में एटीपी से एडीपी बन रहा था। 6 स्टेप में NAD+ का रिडक्शन होके NADH बन रहा था, जो कि फाइनल ETS में जाएगा और 3 ATP एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। तो 1-3 स्टेप्स, 6 स्टेप पे NAD+ से NADH बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरा 7 एंड 10 स्टेप पे ADP से ATP फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना? 7 और 10 स्टेप में क्या हो रहा है, ADP से ATP फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? There are 3 major ways in which different cell handle pyruvic acid produced by the glycolysis। कहने का मतलब है ग्लाइकोलिसिस जो बनी है उससे लैक्टिक एसिड बन सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, उससे एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर द एनोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड यूनिसेलर यूकैरियोट जैसे कि ईस्ट। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज CO2 एंड वाटर हाउएवर ऑर्गेनिज्म
adopt Krebs cycle which is also called aerobic respiration. This requires O2 supply और ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से पूरी की पूरी आपका ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट खत्म होता है। आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लें, सही से समझ लें और एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ लें और आपको ग्लाइकोलिसिस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।